चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। अब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा हम लोगों ने, उसके बाद स्ट्रेंथ देखा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उन सब के बारे में बात की। और लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर तक पहुंच गए थे कि भाई मेरे पास कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया ना, जैसे HF का जिगजैग होता है, वैसे तो आपको HF का लीनियर दिखाई देता है, H और F सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। बट जब वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब वो एक जिगजैग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो जिगजैग पे हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे वहां पे। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 के, ठीक है ना। ग्रुप 14 के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये चीज हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर भी कर ली थी, बट ठीक है, जिस चीज का आंसर हम यहाँ से भी दे सकते हैं तो हम लोग ये हमारी वापस से रिवाइज भी हो जाएगी। तो आप हेडिंग डालिए, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 के हाइड्राइड्स की बात करते हैं। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से कनेक्टेड होंगे। ग्रुप 14 होता है कार्बन फैमिली। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं CH4, ठीक है, और SiH4, GeH4, और लास्ट में आपके पास SnH4 के बारे में और यहाँ लिखेंगे। और क्या क्या चीजें कंपेयर करेंगे उसकी लिस्ट बनाते हैं। साइज कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एंगल की, डायपोल मोमेंट जो कि हम म्यू निकालते थे वो कंपेयर करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है। चलो भाई, तो ये सारी चीजें अब हमको कंपेयर करनी है। सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ कंपेयर करने वाले हैं वो है भाई अपने पास साइज। तो समझदार लोगों, मेरे को आंसर बताओ पहले। ये चीज तो आपको पता ही होगी कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब साइज को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे पता है जब मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ, डाउन द ग्रुप जाता हूँ, टॉप टू बॉटम जाता हूँ, तो मेरे पास एक्स्ट्रा शेल ऐड होती जाती है, ठीक है ना। एक एक शेल क्या करती है, इनके ऐड होती जाती है। और जैसे जैसे एक एक शेल ऐड होती जाएगी आपका साइज क्या करता है, बढ़ते चले जाता है। इसलिए मेरे पास CH4 सबसे छोटा होता है, फिर SiH4, और सबसे बड़ा SnH4 होता है। बोलो, ये बात समझ में आ गई? इसके अंदर कोई डाउट? ठीक है। अब दूसरी चीज आती है बॉन्ड लेंथ। ध्यान से सुनते जाना मैं जो जो बोल रहा हूँ। फिर दूसरी चीज आती है मेरे पास बॉन्ड लेंथ, और मुझे पता है जितना छोटा होगा बॉन्ड उतना ही क्या होगा, मजबूत बॉन्ड होगा, ठीक है ना। जितना छोटा होगा मेरे पास वैसा ही क्या होगा, मजबूत बॉन्ड होगा, ठीक है। वो तो मजबूत बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और एक चीज हमें दूसरी पता है कि हम लोगों ने साइज देख लिया, जैसे नीचे जा रहे हैं साइज क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। और हमें पता है साइज बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या करता जाएगा मेरा, इंक्रीज करते जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगा, सेम यही ऑर्डर मेरा यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या करेगी मेरी, बढ़ती चली जाएगी। अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुना। अगर मैं बात करूं CH4 की, ठीक है, किसकी बात करूं, CH4 की, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना ज्यादा टेम्परेचर तक अटेन कर सकता है ताकि उसके बॉन्ड ना टूटे, वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल मीन्स टेम्परेचर के साथ स्टेबिलिटी कितनी है। अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो
तो कितनी देर तक मेरे पास क्या रहने वाला है, स्टेबल रहने वाला है। मुझे पता है छोटा बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है। जितना ज्यादा छोटा बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो CH4 की ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है, और इसकी भी मेरे पास कैसी होती है, ज्यादा होती है। थर्मल स्टेबिलिटी मेरी ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो मेरी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको इस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, तभी तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसको तोड़ने के लिए। दो चीजें हैं, देखो जैसे कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बॉन्ड मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है, मुझे एक चीज सीधी सी पता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो ये उसका टेम्परेचर थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी जाके वो बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मेरे पास इसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, ध्यान रखें। उसके बाद आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास CH4 का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक दो तीन चार, सिंगल बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं, जिसे मैं कह सकता हूँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कैसी है, sp3 है। sp3 है तो ये कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल होगा। टेट्राहाइड्रल होगा तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। और ये सभी का सेम रहता है, क्योंकि यहाँ सारे कैसे सेम है, सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, सेम इसी तरीके से, ठीक है। Ge के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, सेम इसी तरीके से। Sn के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे एक चीज पता चल गई भाई, बॉन्ड एंगल तो सबका कितना होने वाला है मेरे पास, 109 डिग्री 28 मिनट्स होने वाला है, जो कि सबका सेम रहेगा। बॉन्ड एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबका सेम है, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट्स मेरे पास है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या है, सेंट्रल एटम से जो मेरे चारों एटम कनेक्टेड है, सराउंडिंग एटम, वो सारे सेम है, ठीक है ना। वो मेरे पास क्या है, सारे के सारे सेम है। इसी वजह से इसका डायपोल मोमेंट कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि एक रेगुलर ज्योमेट्री को शो कर रहा है, और रेगुलर ज्योमेट्री मतलब सराउंडिंग एटम्स के सारे सेम है। तो नेट डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का जब आप निकालोगे तो वो कितना आएगा आपके पास, 0 आता है, ठीक है। बनाने के लिए ऐसे भी दिखा देते हैं लोग बना के, CH4 है ऐसे, मुझे पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन 2.1, कार्बन की 2.4, यहाँ से यहाँ डायपोल का डायरेक्शन बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, और इसका यहाँ बनेगा। 4 फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसलिए म्यू की वैल्यू कैसी आ जाती है, 0 आ जाती है। इसलिए कहा जाता है ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। कैसे मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनका सबका डायपोल मोमेंट 0 होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये सारे का डायपोल मोमेंट कैसे है, 0। अब नेक्स्ट बात आती है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात आती है भाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका कंपैरिजन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपको एक बात मैंने पहले बता दी थी, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास किसका, मेल्टिंग पॉइंट का एंड बॉइलिंग पॉइंट का। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करोगे तो CH4 का ज्यादा है, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, CH4 की ज्यादा है। और अगर जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो SN का ज्यादा है। इन दोनों चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप सोचोगे कि सर कि जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो मेरे पास CH4 के बॉन्ड नहीं टूट रहे, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, इसको देखो, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं CH4 की, तो कार्बन से लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और कार्बन है, इस कार्बन से भी लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन, इससे भी क्या कनेक्टेड है मेरे, 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड।
जब मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूं या फिर मैं जब बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जब मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं या फिर मैं आपके पास बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं, तो मैं इस बॉन्ड की बात करता हूं जिसको मैं तोड़ना चाहता हूं। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसके लिए, जब मैं थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं इन दोनों के बीच में मेरे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा जो कि मेरे पास वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा लग रहा होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। आपको पता है ये भी मेरा नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज आएगा। ठीक है, और उसकी वजह से ये डायपोल की तरह फॉर्मेशन डायपोल का काम करेंगे। तो उससे पहले अब देखो, जब मेरे पास पता चल गया थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं तो मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ने की बात करता हूं। बट जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की या फिर बॉइलिंग पॉइंट की, तब मैं एक मॉलिक्यूल्स के अंदर की बात नहीं कर रहा, तब मैं इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको तोड़ने की बात करता हूं। ठीक है, ताकि ये मॉलिक्यूल, जो ये वाला मॉलिक्यूल है मेरा, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल से दूर चला जाए। जितना दूर चला जाएगा तो सॉलिड से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर राइज करेंगे तो और दूर चला जाएगा तो लिक्विड से मेरा गैस बन जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या होंगे, मेरे पास दूर जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात थी मेरी किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर की बात करते हैं कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, बट जब मैं बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। आपको पता है जैसे जैसे मास बढ़ता है तो ये दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करते जाता है। बोलो इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो वो मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जहां पर हम लोगों ने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है ना, वहां पर मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाएंगे मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, इस बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने वहां पर आपको, जब मैं नेक्स्ट फैमिली की बात करता हूँ जो कि मेरे पास 15th ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली, वहां मैंने PH3 ASH3 BHS3 का H3 का कंपैरिजन कराया था, NH3 के साथ कंपेयर आपका नहीं करवाया था। ठीक है, देखो तो अब हम लोग लिखते हैं फॉर ग्रुप 15 हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, मतलब कौन कौन से हो गए मेरे पास यहाँ पर, NH3, PH3, ASH3 और SBH3। और क्या क्या चीजें मैं यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूं, सबसे पहले साइज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एंगल। ये जो एक एक टेबल है ना ये आपके बहुत काम की है, इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कंपेयर करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कैसे कंपेयर कर रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, फिर ल्यूइस बेसिक नेचर रिड्यूसिंग नेचर, बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग थोड़ा आगे चल के यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले मैं इन प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लूं, ताकि फिर मैं आगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को जाके कंपेयर करूंगा, क्योंकि तो वहां पर मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का एक जैसा ट्रेंड नहीं आता। अब देखो भाई, डाउन द ग्रुप जाऊंगा, साइज क्या करेगा मेरा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल वहां पर क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। इसी वजह से NH3 का सबसे छोटा साइज होगा, फिर PH3 का, ASH3 का, और फिर आपके पास लास्ट में होगा SbH3, ठीक है। दूसरी चीज, अब आती है बॉन्ड लेंथ, साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड भी उतना ही क्या होगा मेरे पास, बड़ा होगा। तो इसलिए मेरे पास साइज और बॉन्ड लेंथ का मेरे पास सेम ट्रेंड आ गया। उसके बाद आता है बॉन्ड एनर्जी। अब आपको पता है, छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड, तो इसी वजह से ये मेरे पास सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसके ऊपर से अपोजिट वाला, ठीक है ना। ऊपर का मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एकदम अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है बॉन्ड एंगल की बात, ठीक है। बॉन्ड एंगल में मैं आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझा दूं, ठीक है, आपको बता भी देता हूँ इस चीज को। जब मैं बात करता हूँ अमोनिया, दैट इज NH3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बात करें PH3 की, तो ये मेरा फॉस्फोरस, लोन पेयर, हाइड्रोजन, ये NH3 से थोड़े बड़े बॉन्ड होंगे, ठीक है। बात करें ASH3 की, इसके बॉन्ड मेरे PH3 से ज्यादा बड़े होंगे। इसी तरह से SbH3 बनाऊंगा, वो और बड़ा बन जाएगा, SB, ये उसका लोन पेयर, H H और H, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है मेरे पास ये जो लोन पेयर है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। यहां पर ये बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर बना रहे हैं। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको रिपेल करता है, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन है, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इसको भी अंदर की साइड क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल करने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा पहले से कमजोर हो जाता है, ठीक है। पहले से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा इसकी PH3 की, तो PH3 के अंदर भी मेरे पास क्या हो रहा है, और ये किसने बताया था, मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताता है। ये कौन बताता है, मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि आपके लोन पेयर जब रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल पहले से क्या हो जाएगा मेरे पास, कम होता चला जाता है, ठीक है। और ऊपर से दूसरी चीज और मैं आपको बताऊं, कि जहां पर आपके पास यहाँ तक बात आ रही है ASH3 तक, तो यहाँ तक तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है, फिर उसके बाद ये बॉन्ड मेरे प्योर P बॉन्ड से ही बनते हैं, ठीक है। इवन आपके पास PH3 जो है, और मैं बात करूं ASH3 की, ये सब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। जैसे मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 2 3 4, 4 होगा तो शेप कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल होगा। टेट्राहाइड्रल होगा तो ये बॉन्ड एंगल मेरे पास कितने होने चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होने चाहिए। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, टेट्राहाइड्रल शेप है तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। बट ये जो लोन पेयर इनको रिपेल कर रहा है बॉन्ड को, दोनों को अंदर की तरफ, इसकी वजह से एक लोन पेयर से 2.5 डिग्री कम हो जाता है। एक लोन पेयर से कितना कम हो जाता है मेरे पास, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इसलिए ये मेरे पास 107 के आसपास एग्जिस्ट करता है, किसके आसपास एग्जिस्ट करता है, 107 डिग्री के आसपास एग्जिस्ट करता है। अब जब बात करूंगा PH3 की, तो PH3 क्या आता है, अब मेरे हाइब्रिडाइजेशन को ये लोग शो नहीं करते इतना ज्यादा। यहाँ पर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट कम होता जाता है, और ये प्योर P ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर ये बॉन्ड एंगल मेरे लगभग लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है। ये फॉस्फोरस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड एंगल का जो ये आता है मेरे पास इस तरीके से आता है ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास 107 डिग्री के बाद 90 और कम धीरे धीरे क्या होता है मेरे पास, नीचे की तरफ जाते जाते ये मेरे पास कम होते चले जाता है, ठीक है।
इस वजह से। और यहाँ पर मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो देखो, नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर आ रही है 107 डिग्री के आसपास का होता है। बट जब मैं pH3 में बात करता हूँ तो फॉस्फोरस, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये यहाँ पर इसका ये लोन पेयर होता है, ठीक है, जो यहाँ पर ये सारे 90 डिग्री पर होते हैं, तो लगभग 90 डिग्री के बाद पास आता है। फिर जब मैं ASH3 की बात करता हूँ तो ये जो लोन पेयर है इनको थोड़ा बहुत रिपेल कर रहा होता है, तो ये जो 90 डिग्री बनना चाहिए था ये तो एज इट इज ही प्रेजेंट रहता है, यहाँ का हाइड्रोजन भी थोड़ा सा इधर हो जाता है ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, ठीक है। इस वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेरे पास कम होते चले जाता है, ठीक है। चलो फटाफट मैं बैक कर देता हूँ, इसको लिखो, और जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं इनका आंसर खुद से निकालने की कोशिश करो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक एक डिस्कस करूंगा कि इनका आंसर क्या आ रहा है। एक बार आप खुद से दिमाग लगाओ, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ल्यूइस बेसिक नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर कैसा होगा, बॉन्ड पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, ये एक बार आप कैलकुलेट करो, फिर देखते हैं कि आपने जो आंसर निकालने हैं खुद के वो सही है या नहीं है। खुद का निकालो और बैठ जाओ, ठीक है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा फिर आंसर। इस चीज के अंदर आप ध्यान रखना, जो बॉन्ड एंगल का है, डाउन द ग्रुप आपका बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है, कम होते चले जाता है। अगर मैं आपको वैसे बताऊं थोड़ी बहुत वैल्यूज ना, तो जो नाइट्रोजन होता है उसका बॉन्ड एंगल NH3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री के आसपास है। यहाँ पर pH3 में 94 डिग्री के आसपास होता है, यहाँ पर ये 91.8 डिग्री के आसपास होता है, और ये लास्ट में SbH3 जो है वो 91.3 डिग्री के आसपास इनका बॉन्ड एंगल होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल डाटा है, ठीक है, इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट कितना होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल मेरा कम होते चले जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मुझे पता है छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होगा, इसी वजह से इसी वजह से मेरे पास क्या होगा, NH3 का सबसे ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी, फिर PH3 का, SH3 का, और SbH3 का लास्ट में होगा। ल्यूइस बेसिक नेचर, ल्यूइस बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि भाई इसके पास इसके लोन पेयर होंगे, और ये लोन पेयर को कितनी आसानी से दे पाएगा, ठीक है, इसके पास जो लोन पेयर है ये इनको कितनी आसानी से क्या कर सकता है, दे सकता है। अब देखो आप खुद ही कि भाई मेरे पास जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो अच्छा ही क्या होगा, मेरे पास बेस होगा। अब मुझे एक चीज पता है, ऊपर से जब मैं नीचे की तरफ आता हूँ, डाउन द ग्रुप आता हूँ, तो वहां पर जो मेरा एसिडिक नेचर होता है, क्या मेरे पास जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, जितना साइज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। क्योंकि एसिडिक ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि साइज जितना दूर होगा हाइड्रोजन उतना दूर होते जाएगा। अब जितना दूर हाइड्रोजन रहेगा उतना ही मेरा सेंट्रल मेटल से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ये हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव कर देगा, क्योंकि इस पे इस हाइड्रोजन पर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से H+ को इजीली रिमूव कर देगा, और H+ को आसानी से निकाल सकता है, तो वो क्या होता है, मेरा एक अच्छा एसिड होता है। बट बात करें हम लोग यहाँ पर NH3 में, ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के एकदम पास में, इतनी आसानी से H+ को वो निकलने नहीं देता, क्योंकि ये एक अच्छा बेस होता है, तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को ज्यादा टेंडेंसी रखता है डोनेट करने की। तो NH3 सबसे अच्छा बेस होता है,
फिर PH3, फिर ASH3 और फिर लास्ट में SbH3। डाउन द ग्रुप जब जाओगे ऊपर से नीचे तो एसिडिक नेचर मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, लिख भी देता हूं मैं। डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो आपका एसिडिक नेचर जो होगा वो इंक्रीज करते जाएगा और बेसिक नेचर आपका क्या होता जाएगा, कम होते चले जाएगा। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ध्यान से सुनना भाई कि हम लोग कैसे देखेंगे। देखो इसमें से ना कोई भी चीज याद करने वाली तो है नहीं, सारी चीज मेरे पास क्या है, समझने वाली है, ठीक है। तो अब मेरे पास रिड्यूसिंग नेचर हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब हो गया कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करेगा। अगर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने जा रहा है मतलब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, ठीक है ना। क्योंकि जो अगर इसने हाइड्रोजन को लूज किया तो इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बट दूसरा वाला जो इसको गेन करेगा, ठीक है ना, दूसरा क्या करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो इसकी रिड्यूसिंग नेचर है, तो जो हाइड्रोजन आसानी से दे सके वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसीलिए मेरे को पता है कि यहाँ पर SbH3 में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस पे इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, इसलिए हाइड्रोजन को इजिली डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से इसका रिड्यूसिंग नेचर मेरे पास सबसे ज्यादा होता है और NH3 का सबसे ज्यादा क्या होता है, कम होता है। ये मेरे पास क्या होता है सबसे ज्यादा और ये मेरे पास सबसे कम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग, बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या है कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से एटम के पास में ज्यादा होंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं आगे लिखवा रहा हूँ आपको बॉन्ड पोलैरिटी की, यहाँ पर लिख के देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे बॉन्ड पोलैरिटी को। देखो NH3 में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ, PH3 में फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का है, फिर आपके पास AS और हाइड्रोजन का बॉन्ड है और लास्ट में आपके पास Sb और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो मेरे पास नाइट्रोजन की 3 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, फॉस्फोरस की लगभग 2.1 होती है, हाइड्रोजन की भी 2.1 होती है। आर्सेनिक आपके पास जो है वो 1.9 होता है, हाइड्रोजन आपका 2.1 ही है और ये 1.8 होता है, ये मेरे पास हाइड्रोजन तो 1.8 ही है। मुझे पता है डाउन द ग्रुप जब जाता हूं मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है और अलोंग द पीरियड मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए वैल्यू देखो 3 है, 2.1, 1.9, 1.8, ये वैल्यू मेरी कम होती जा रही है। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, ठीक है, इन दोनों को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूंगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0.9 के आसपास। ये जीरो, इन दोनों को मोड़ लगा के माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 0.2 और इन दोनों को मोड़ लगा के माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.3, ठीक है। ये कितने आ गए मेरे पास, 0.3 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जब बॉन्ड पोलैरिटी की बात करेंगे तो मेरे पास सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड किसका होगा, NH3 का सबसे ज्यादा मेरे पास क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा, तो लिखूंगा NH3 मेरा सबसे ज्यादा। उसके बाद 0.3 ये आ जाएगा तो आपके पास आएगा SbH3, फिर आ जाएगा AsH3 और लास्ट में आएगा आपके पास PH3। PH3 का बॉन्ड सबसे कम पोलर है क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही जैसी है। कैसी है मेरे पास, एक ही जैसी है, इसी वजह से ऐसा हो गया है, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करूंगा मैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करने में यहाँ पर आपसे जा रहा हूँ, ठीक है। तब तो हम लोगों ने क्या किया था, बस लिख के याद रख लिया था, मैंने आपको बताया था भाई आप याद कर लो। आज मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा कि उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि तब तक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने आपको बोला था अभी याद कर लो, आगे जाके हम ध्यान से समझेंगे इस बात। तो सबसे पहले बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट की। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप लिक्विड से उसको कन्वर्ट करते हो गैस के अंदर तो आपको कितना टेम्परेचर तो उसको हीट करना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर होती है। तो जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, आपको पता है
अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या चाहोगे कि भाई उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पर NH3 PH3 ASH3 SBH3। मुझे पता है जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ NH3 से PH3 फिर ASH3 फिर SBH3, मेरी साइज बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ती जा रही है, मेरे पास वेंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनका मास भी मेरे पास इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ठीक है, वेंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते जा रही हैं। अगर वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं मतलब एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा उनको तोड़ने के लिए। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरे पास इंक्रीज होने लग जाएगा। लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने के लिए मुझे उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आपको टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, तभी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो आपके पास जो होगा, मुझे पता है डाउन द ग्रुप जाऊंगा, मेरे पास वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। एकदम सही बात है, नॉर्मल ट्रेंड तो आपका यही होता है कि आपका SbH3 का, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। फिर आपके पास देखो ये इसके ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है। ये चीज हमने पहले कंपेयर की थी कब, जब हम लोगों ने वेंडरवॉल फोर्सेस पढ़ा था। हमने NH3 का कंपैरिजन तब नहीं किया था। ठीक है ना, आप अपनी नोटबुक उठा के देखोगे तो भी मैंने बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये तीनों ही लिखवाए थे, PH3 ASH3 और SbH3। NH3 मैंने वहां पर आपको जानबूझ के नहीं लिखवाया था क्योंकि है उसके अंदर क्या होता है, फ्लिपिंग होती है। क्या होती है, फ्लिपिंग। ध्यान से समझना फ्लिपिंग का मतलब क्या है। ये नाइट्रोजन है, ये इसके हाइड्रोजन है, लोन पेयर है, और ये इसके हाइड्रोजन है। आपने सैंटाइन ग्लास देखा होगा, वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर उसका रेत भरा होता है, सैंड होता है। अब ये सैंड धीरे 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 नीचे गिर रहा होता है। कुछ देर में क्या होता है, ये सैंड आधा ऊपर और आधा मेरे पास नीचे होता है, और उसके बाद क्या होता है, वापस से ये सारा नीचे आ जाता है और ऊपर खाली होता है। आप उसको उल्टा करके रख देते। ऐसा ही कुछ मेरे पास NH3 के साथ भी होता है, जिसे हम कहते हैं रिंग फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ऑफ अमोनिया भी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर है क्या है, जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये ऊपर से नीचे गिर रहा होता है इसी रेत की तरह, और ये हाइड्रोजन धीरे धीरे ऊपर जा रहे होते हैं। तो एक स्टेट क्या आता है, जब इसका आधा लोन पेयर ऊपर, आधा लोन पेयर यहाँ पर, और तीनों हाइड्रोजन बीच में होते हैं ऐसे। और वापस से फिर क्या होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर नीचे आ जाता है, और ये हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन ऐसे, और ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है। इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं इसको, फ्लिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो NH3 मेरा क्या करता है, फ्लिपिंग शो करता है, और उस फ्लिपिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट मेरा इंक्रीज हो जाता है। कितना कि ये मेरा SbH3 के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सबसे ज्यादा होगा मेरे पास SbH3 का, फिर आता है आपका NH3, और फिर जो नॉर्मल ट्रेंड है ना वही चल रहा है, ASH3, और लास्ट में आपका PH3। ये, और कोई पूछेगा क्यों, तो कहेंगे ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग ऑफ अमोनिया। लिख भी लो, ड्यू टू फ्लिपिंग इन NH3, और आई कैन से इन अमोनिया। अमोनिया में रिंग फ्लिपिंग की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एक चीज तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। अगर आपसे कोई बोले भाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बोलोगे भाई देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेरे पास कोई सब्सटेंस होगा, किसके अंदर, सॉलिड स्टेट में, मैं उसको टेम्परेचर से हीट दूंगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बोलो बिल्कुल सही बात की आपने। तो अब मेरे पास ये लिक्विड के अंदर क्या होने लग जाता है, कन्वर्ट होने लग जाता है। यहाँ पर जो मेरे पास ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं, कौन कौन से, NH3, PH3, ASH3 और SbH3।
ये तीनों जो है मेरे पास, इनमें तो मुझे पता है कि मेरे पास वेंडरवॉल फोर्सेस लग रही होती है, और वेंडरवॉल फोर्सेस SbH3 में ज्यादा होती है, फिर AsH3 में, और फिर मेरे पास PH3 में। ये तीनों चीजें तो मुझे क्या हो गई यहाँ से समझ में आती है। बट जो मेरा अमोनिया है NH3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, शो करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब मैं अमोनिया की बात करूंगा तो अमोनिया NH, H और H, तो ये लोन पेयर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरह से चार चार मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग ऑल बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, हाइड्रोजन से क्या कर सकते हैं, मेरे पास कनेक्ट कर सकता है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, और ये मेरे पास आ जाता है यहाँ पर NH3 का सबसे ज्यादा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनका इनसे कम, ये तो सीधी सी बात है, किससे होगा, वेंडरवॉल फोर्सेस के नॉर्मल ट्रेंड से भी हम लोग यहाँ से इस बात को पता कर सकते थे। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, मेल्टिंग पॉइंट में तो NH3 मेरा सबसे ज्यादा होता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो मेरे पास यहाँ पर बीच में आ जाता है, SbH3 के जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो पूछता है कि इन सबके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का क्या अरेंजमेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्या अरेंजमेंट होगा, तो ये चीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होगी तभी बात मेरी क्या होगी यहाँ से बन सकती है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये वाला जो बॉन्ड एंगल की बात की थी, यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन और भी है। ठीक है, तो उस एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक्सप्लेनेशन आपकी बुक के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, थोड़ा बाहर से है, बट ये आपके एग्जैक्ट सॉल्यूशन देती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको आपका आंसर गलत आएगा, नहीं, इससे आंसर एकदम आपको क्या आने वाला है, परफेक्ट आने वाला है। बट ठीक है, हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमको तो आंसर निकालने से मतलब है। तो देखो, जब मैं बात करूंगा बॉन्ड एंगल की, तो मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप, आपके पास NH3 है, और एक और मान लो आप PH3 है। ठीक है, अब आपने इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैं जब बनाता हूँ तो फॉस्फोरस, लोन पेयर, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट था। ये जो बॉन्ड बनते हैं ना भाई, ये वाले बॉन्ड, इन बॉन्ड के अंदर है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहे हैं। यहाँ पर भी मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इनके अंदर है क्या, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। इनके अंदर भी बेसिकली क्या है मेरे पास, आपका इलेक्ट्रॉन से था। अब लोन पेयर तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी मेरा नेगेटिवली चार्ज है, इस बॉन्ड के अंदर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करता है दोनों तरफ, ताकि बॉन्ड अंदर की तरफ आ जाए। आपने ट्राइपॉड देखा होगा, ट्राइपॉड कैसा होता है, इस तरीके का, ये आपका स्टैंड होता है, यहाँ पर आपका कैमरा लगा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर ये मैं फोर्स लगाऊं तीनों तरफ, तो क्या होगा, ये जो पहले नीचे ट्रायंगल बन रहा था, ये इस तरह से अभी कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल मेरा क्या हो जाएगा, इनके बीच का कम हो जाएगा। ठीक है, और मैं दबाऊंगा तो और पास आते जाएंगे, अगर ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बढ़ाते जाऊंगा तो और पास आते हुए चले जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या है भाई, यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो लग ही रहा है, बट लोन पेयर मेरा यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, ये तो मेरा लगेगा ही लगेगा। अब बात आती है, जो मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और जो इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर है, ये भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब सोचो, इसका बॉन्ड जो नाइट्रोजन है NH3, इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होगा तो मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आसपास ही होंगे, और आसपास होते तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ज्यादा रिपेल करेंगे, तो ये और दूर जाने की कोशिश करेगा, ये पीछे की तरफ, ये इस तरफ जाने की कोशिश, ये सारे बॉन्ड एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं।
क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही बॉन्ड एक दूसरे के पास में होंगे, और बॉन्ड जितना पास में होंगे बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो ये सारे बॉन्ड एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे तो बॉन्ड एंगल मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पहले कुछ एंगल था बट अब रिपेल होकर और बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो इन दो सबका बॉन्ड डिस्टेंस बहुत दूर दूर है, ठीक है ना, काफी दूर है, तो इनके अंदर रिपल्शन होता है, बट डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो रिपल्शन मेरा कम होता है, इसलिए इनका बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाता है, मेरा कम होता जाता है। इसलिए मैंने आपको लिखवाया जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो इस फैमिली में तो बॉन्ड एंगल आपको क्या करेगा, डिक्रीज करते हुए चला जाता है। ठीक, क्या होता है मेरे पास, डिक्रीज करते हुए चला जाता है। ठीक है, एक तरीका और, अगर ये चीज ध्यान नहीं रहती है तो इस चीज को तो आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जो मेरा बॉन्ड एंगल होता है that is directly proportional to electron negativity of central atom। अगर आपका जो सेंट्रल एटम है, जैसे देखो यहाँ पर सेंट्रल सराउंडिंग एटम होते हैं जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, वो तो सेम है सराउंडिंग एटम। तो मैं सेंट्रल एटम को देखूंगा, सेंट्रल एटम की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मुझे पता है नाइट्रोजन ऊपर होता है, नीचे फास्फोरस होता है, डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो जो बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, या फिर मैं कह सकता हूं साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, देखो दो दो केस आते हैं यहाँ पे, हमने अभी यहाँ पर एक ही केस की बात की, दूसरा ये। अब यहाँ पर तो कहते हैं सराउंडिंग एटम सेम थे, अपना सेंट्रल एटम ही कैसा था, अलग अलग थे, यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ फॉस्फोरस था, तो मेरा इससे काम चल गया। अब क्या हो सकता है, मैं बोल दूं NF3 और NBr3, ये दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में आप लोग बताओ मुझे। ठीक है, नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन लगा होगा, नाइट्रोजन ब्रोमीन ब्रोमीन, तो यहाँ ब्रोमीन लगा होगा। तो यहाँ पर क्या आपका सेंट्रल एटम तो मेरा सेम है, सेंट्रल एटम तो मेरा कैसा है, सेम है, बट सराउंडिंग एटम कैसा है, मेरा अलग अलग है। ठीक है, तो इस चीज के लिए वो, इसको ऐसे लिख लो आप, इसका कंपैरिजन हम करेंगे आगे। इसको अभी छोड़ो, जो मैं आपको बेंड टूल बताऊंगा तब कराऊंगा, तो आप पहले इसको कर लो बस अभी। ठीक है, कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, यहाँ पर अपनी बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप 14 के लिए देखा हम लोगों ने, ग्रुप 15 के लिए देखा, अब हम देखेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। अब इसका आंसर आप खुद ही निकालो, ठीक है ना, आप इतने समझदार हो गए हो। अब जो हमने दो ग्रुप का मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, एक एक चीज बता दी क्या क्या होती है, तो पहले आप इसके लिए चीजें निकालो, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब लिखो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 होता है वाटर H2S H2SE T2 H2TE। क्या क्या कंपेयर करने वाले हम लोग, साइज, बॉन्ड लेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर, बॉन्ड एंगल, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिर यहाँ लिख दो मेल्टिंग पॉइंट। चलो पहले इनको कंपेयर करो।
फटाफट निकालो भी। इसके बाद ग्रुप 17 भी करना है हमको, हेलोजन फैमिली वाला भी। होपफुली आपने ये लिख लिया होगा। इसका आंसर आप निकालो, तब तक मैं नेक्स्ट टेबल बना रहा हूँ ग्रुप 17 के लिए, फिर दोनों के आंसर एक साथ डिस्कस करेंगे। आप ग्रुप 16 के आंसर निकालो। चलो भाई, इसका डिस्कशन करते हैं अब। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब सबसे पहले बात आई साइज के, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज करता हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा साइज बड़ा, उतना ही ज्यादा मेरे पास बॉन्ड लेंथ बड़ा। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना ही कमजोर बॉन्ड होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, कम होती जाएगी। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर की, तो मैंने आपको बोला था डाउन द ग्रुप जब जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, वाटर से आप H2T की तरफ जा रहे हो, तो देखो वाटर बनाया मैंने यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाए, और यहाँ टी के साथ 2 हाइड्रोजन लगाए। अब मुझे पता है ये मेरे पास हाइड्रोजन जो है टी से दूर है, और ये हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीजन के पास है, क्योंकि इनका बॉन्ड लेंथ छोटा है। छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, इतनी आसानी से निकल नहीं पाएगा। ये बहुत दूर है तो ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, इसीलिए क्या होगा, मेरा अच्छा एसिड होगा। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर मेरे साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एसिडिक कैरेक्टर भी मेरे पास क्या होता है, इंक्रीज करते हुए चला जाता है। ठीक है, तो ये कमजोर और सबसे ज्यादा H2T मेरे पास क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। बात है बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल को अभी कंपेयर करना मैंने आपको दिखाया है कि भाई आप सीधा सा काम कर लो, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम व्हेन सराउंडिंग एटम्स आर सेम। सराउंडिंग एटम्स आर सेम, मतलब जो साइड में लगे हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सराउंडिंग एटम सब में सेम है, हाइड्रोजन 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 है। तो सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। इसी वजह से बॉन्ड एंगल भी मेरा क्या होगा, कम होते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का।
यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर होता है, जिसके अंदर वाटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर मेरा अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है। ठीक है, इन तीनों के अंदर ये हमने पहले भी कंपेयर किया है, वंडर वॉल फोर्सेस देखेंगे और इसके अंदर आपके पास क्या लग रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से जो यहाँ पर ऑर्डर आता है वो आता है H2S सबसे पीछे, फिर H2Se, फिर आता है आपके पास H2Te। ये हमने कैसे निकाला, वेंडर वॉल फोर्सेस से। और लास्ट में आपके पास होता है यहाँ पर वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वेंडर वॉल फोर्सेस। इसी वजह से यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्डर आ रहा होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि मेरे ग्रुप 17 के अंदर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर दिया, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक का जितना हमने पढ़ा था स्टार्टिंग का सारा आज रिवाइज हो गया। ठीक है, अगर आप अब आगे बात आती है रिएक्शंस की, वो आपको याद करनी पड़ेगी, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, किस तरह से वो रिएक्शन शो करती है, वो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। बट ये सब चीजें तो आप वैसे ही कंपेयर कर सकते हो बिना याद किए। अब देखो, बात करते हैं बॉन्ड लेंथ साइज की, ऊपर से नीचे आएंगे शेल ऐड होते जाएंगे, साइज मेरा बढ़ता जाएगा। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो साइज बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी मेरी क्या करेगी, इंक्रीज करती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, इसलिए HF का ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर लास्ट में HI। ठीक है, बात करेंगे एसिडिक नेचर की, तो एसिडिक नेचर का मुझे पता है, ऊपर से नीचे जाऊंगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इसलिए HI का मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। देखो भाई, ये दो चीजें हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसका मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख रहा हूँ और अगले पेज पे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो आप लिखो, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आता है HCl का कम होता है किससे, HBr से, फिर आता है आपका HF, और लास्ट में आता है आपका HI। ठीक है, और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो होता है मेरे पास HCl, HBr, जैसे मेरा ग्रुप 14 में था ना, वैसी कुछ कहानी यहाँ पर है मेरे पास, HI, और लास्ट में होता है मेरे पास HF। ठीक है, वहां पर क्या होता है, HF होता है। ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों, HF की बात करते हैं, क्योंकि देखो HI का HBr से ज्यादा होगा, HBr का HCl से ज्यादा होगा, HI का HBr से ज्यादा, HBr का HCl से ज्यादा। ये ट्रेंड तो मेरा कॉमन है, क्योंकि इन तीनों में तो मेरे पास क्या लग रही है, वेंडर वॉल फोर्सेस लग रही है बस। बट यहाँ पर मेरे पास जो HF है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए यहाँ दिक्कत आ रही है। देखो, अब दिक्कत की बात है कहां पर, जब मैं बात करूं HF सॉलिड की, ठीक है, उसको मैं हीट करूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, HF लिक्विड के अंदर, और हीट करूंगा तो मेरे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा, हीट कर रहा हूं यहाँ पर मैं उसको, और हीट करूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा HF, ठीक है, किसके अंदर, गैस के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, जब मैं HF सॉलिड की बात करता हूं तो उसके अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, वेंडरवॉल फोर्सेस भी और हाइड्रोजन बॉन्ड भी, दोनों चीजें प्रेजेंट है। कैसे, मैंने आपको कल HF का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, तो कैसा था वो, जिगजैग था, इस तरीके का है कि नहीं, कैसा था, मेरे पास जिगजैग स्ट्रक्चर था HF का, जिसके अंदर हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऐसे कनेक्टेड थे, और फ्लोरीन फिर बैंड होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा था एक और हाइड्रोजन से, और फिर HF सीधा था, फिर वापिस से बैंड हो रहा था फ्लोरीन पे, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, फिर HF सीधा था, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास बीच में क्या प्रेजेंट है, डॉट डॉट करके मैंने बनाया था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब इसी तरीके से सोचो, एक और लेयर होगी मेरे पास प्रेजेंट, एक लेयर और भी प्रेजेंट होगी HF की, जिगजैग स्ट्रक्चर की, इस तरह। अब क्या हुआ, यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर अंदर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये तो सबको समझ में आ रही है। बट इस चेन से और इस चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो मेरे पास होगा वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस चेन से इस चेन के बीच में वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, दो चेन्स के बीच में क्या लग रहा है मेरे पास, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास लग रहा है। कब, जब ये सॉलिड होगा। अब जब इसको हीट करूंगा तो ये दूर होने लग जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, होंगे, अब ये दूर होने लग जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड में आने के बाद HF के अंदर सिर्फ एक ही बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जो कि उसकी सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ठीक है। HF में क्या होती है, सिर्फ वहां पर ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये जो फोर्स वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अभी गायब हो जाता है इस पिक्चर से, ठीक है ना, क्योंकि अब ये चेन एक दूसरे से बहुत दूर जा चुकी हैं, एक चेन से दूसरी चेन में। क्योंकि मुझे पता है सॉलिड के अंदर एटम्स कैसे होते हैं, पास पास में होते हैं, बट लिक्विड में थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, गैस में वो और दूर हो जाते हैं। तो ये चेन अब दूर चली गई तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गायब हो गया, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरी यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो HF मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहा होता है, अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आता है मेरे पास, HF बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे सबसे ज्यादा, और यहाँ पर ये HF जब मेल्टिंग पॉइंट आता है तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग इसकी ग्रुप 15 में क्या था, ध्यान से देखना भाई, ग्रुप 15 में मेरे बॉइलिंग पॉइंट में NH3 यहाँ आ रहा था, ठीक है ना, बीच में, और मेल्टिंग पॉइंट में एकदम पीछे, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पीछे। इसका जस्ट उल्टा है कहां पर, ग्रुप 17 में, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में एकदम पीछे आ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट में वो बीच में आ रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ से पढ़ी। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे हम लोग और फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। और कंपैरिजन होगा मेरे पास इन तीनों के बीच का, किन किन के बीच में, वाटर, NH3 और HF, ठीक है। पहले हम लोग इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे और फिर बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट की। एक चीज मैं बता दूं, वाटर का दोनों ही इन दोनों से ज्यादा होता है, तो वाटर तो मेरा सबसे पहले आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है अच्छी खासी। अब मेल्टिंग पॉइंट जो था मेरे पास, वो किसका ज्यादा हो रहा था, NH3 का। नॉर्मल से देखो यहाँ पर, नॉर्मल से ज्यादा था किसका, NH3 सबसे ज्यादा आ रहा था, ठीक है ना, सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो यहाँ पर फिर मेरे पास आ जाएगा NH3 और फिर आपका HF आएगा लास्ट में। अब जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कौन था, HF, तो इसलिए यहाँ पर पहले आ जाता है HF और फिर लास्ट में आता है मेरे पास NH3। इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा क्या है मेरे पास, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसका मेन काम आपको रिवाइज करना है अच्छे से बैठ के, सारी चीजें ना, आपसे छोटी छोटी चीजें पूछ सकता है कि इसके अंदर मेरी कसों से कम क्यों है, क्योंकि हमें पता है भाई इसके अंदर क्या होती है, फ्लिपिंग होती है, ठीक है। आपके पास ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं अब, तो आप जब उसको ढंग से रिवाइज करोगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मेरी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है, ठीक है। आप इसको बैठ के अच्छे से रिवाइज करो और अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ।